हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे विज्ञान के दूसरे पार्ट के रिवीजन के बारे में, जिसका टाइटल है प्राणियों में पोषण। जी हाँ बच्चों, आज हम जानने वाले हैं इस पार्ट को एक क्विक रिवीजन से, यानी कि ऊपर ऊपर से हम समझने वाले हैं कि आखिर इस पार्ट में था क्या। वैसे तो मैंने आप लोगों को इस पार्ट से संबंधित एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कितना आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पर क्योंकि अब एग्जाम टाइम चल रहा है तो ज़्यादा टाइम तो हम लगा नहीं सकते वीडियोस पर, स्पेशली खुद की भी तो सेल्फ स्टडी करनी होती है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक शॉर्ट समरी फॉर्म में वीडियो निकालूं। तो ये एक शॉर्ट समरी फॉर्म वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्राणियों में पोषण के बारे में बेटा। और इसमें मैं आपको उन सभी कीवर्ड्स, उन सभी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करके बताऊंगा कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला पार्ट हमने पढ़ा बेटा, पहले पार्ट का टाइटल था पौधों में पोषण। आज हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। जैसे कि पौधों को बेटा वृद्धि विकास करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, साथ ही बेटा रोगों से लड़ने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की। अब भोजन कहाँ से मिलता है, किन किन तरीकों से हम भोजन को प्राप्त करते हैं, भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर साथ ही हम ये जानेंगे कि पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, अंतर्ग्रहण क्या होता है, हमारे शरीर से उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और उत्सर्जन में कौन से पदार्थ हमारा शरीर जो है वो त्याग करता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस पार्ट को। फिर से डिटेल मतलब इतना ही कि शॉर्ट रिवीजन के लिए ज़रूरी है। तो हमारे पास आता है प्राणियों में भोजन की आवश्यकता। भोजन क्या है? भोजन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है बेटा, बहुत ही ज़्यादा जटिल शब्द है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में जाकर ना छोटे छोटे कह सकते हो पार्ट में, टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे हमारा शरीर उसको अवशोषित कर सके और उसका सही प्रयोग कर सके। लिखा हुआ है प्राणियों में जो पोषण होते हैं बेटा, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी सम्मिलित है। यानी कि पूरा भोजन का मतलब हो गया, भोजन करने का मतलब हो गया आपके शरीर में भोजन को डालना, पचाना और जो मल है बेटा उसको उत्सर्जित करना। भोजन में हमारे बहुत सारे घटक होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और बेटा हम बहुत सारे खनिज लवण का प्रयोग करते हैं। इन सभी पदार्थों को हमारा शरीर छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ता है और तोड़ने के बाद उससे पोषण प्राप्त करता है। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट बेटा हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमें कह सकते हो मांसपेशियों में ताकत देता है, कैल्शियम या मिनरल्स जो होते हैं हमारे हड्डियों में जान भरते हैं, विटामिन हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और पानी हमारे तापमान को, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही मल को उत्सर्जित करने में भी मदद करता है। तो वही कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ जो जटिल होते हैं बेटा संगठन, उन्हें तोड़ना पड़ता है क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर सीधे तौर पर प्रयोग में नहीं आते हैं। इनको तोड़ना होता है और इनको तोड़ने की विधि को ही हम भोजन का पाचन कह देते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास ये एक जटिल पदार्थ है। अब यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है कि बहुत सारे जो है ना पदार्थ होते हैं जो मिले हुए होते हैं, जटिल होते हैं, उनको फिर हम छोटे छोटे अलग अलग करके उसे तोड़ देते हैं। ये हो गए सरल पदार्थ और फिर इनका शरीर हमारा अवशोषण कर लेता है। सभी जीवों के अंदर ये जो भोजन की प्रक्रिया है बेटा, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो आप भोजन को खाते हैं, चबाते हैं और उसके बाद बेटा उसके अंदर सलाइवा यानी लाल रस और वी कैन से लार मिलाते हैं और फिर उसके बाद उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जटिल पदार्थों को तोड़कर छोटे पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। पाचन सभी का शरीर करता है, चाहे वो एक कोश के जीव क्यों ना हो। अगर हम अमीबा की बात करें बेटा, वो एक कोश के जीव होता है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भोजन का पाचन होता है। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है खाद्य के अंतर्ग्रहण की विधि। सभी जीव अलग तरीके से बेटा भोजन को अंदर लेते हैं। कुछ जीव स्वाद के अनुसार लेते हैं, कुछ जीवों के अंदर स्वाद ही नहीं होते, बस वो निगल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सांप की बात करूं तो वो भोजन को निगल लेता है। निगलने के बाद उसका शरीर, उसके अंदर जो पाचक रस होते हैं बेटा पेट में, वो उसे पचा लेता है और पचाने के बाद मल शरीर से बाहर त्याग देता है वो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंदर डाल लेते हैं, वो चबाते नहीं हैं,
उनका शरीर बस उसी हिस्से को जो डाला जाता है उसको पचा डालता है। हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर में हम अंतःग्रहण की विधि की अगर बात करें तो मुंह में डालते हैं, फिर चबाते हैं, काटते हैं, चीरते फाड़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम उसे पचा पाते हैं। ऐसे ही अलग अलग जीव जंतु हैं, जैसे घोंघा की बात करें, चींटी, चील, मरमर पक्षी यानी कि बहुत छोटे से पक्षी होते हैं, जू, मच्छर, तितली और मक्खी, इन सब की अंदर विधियां अलग अलग है। कुछ बेटा छीलते हैं, कुछ चबाते हैं, कुछ काटते हैं, कुछ फाड़ते निगलते हैं और कुछ साइफनी करते हैं, स्पंजी करते हैं, कुछ चूषण करते हैं यानी चूसते हैं, इस तरीके से करते हैं। बाकी स्टारफिश के बारे में भी हमने पढ़ा था कि स्टारफिश की जो बाहर वाली शेल होती है बेटा वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसका सूत्र होता है CaCO3। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो इसका सूत्र क्या होता है बेटा, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। तो वही है। अब ये क्या करता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। इसका जो बाहरी त्वचा होता है बेटा वो काफ़ी कठोर होता है और इसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो आप कह सकते हो बाहर निकली होती है, इसका आमाशय बाहर निकला होता है और बस भागों को ये जो भी शरीर के अंदर लेता है उसको पचा लेता है, बस कुछ ऐसा ही है। मानव पाचन तंत्र के बारे में क्या ख्याल है? आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है बेटा ये है मानव पाचन तंत्र। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कह सकते हो ऑर्गन होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं। सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है, मुख से यानी कि मुख गुहिका से। मुख गुहिका में हम भोजन को लेते हैं, उसके बाद उसको हम चबाते हैं दांतों की सहायता से। लाला ग्रंथि से लाला रस निकलता है यानी जिसे आप लार कहते हैं बेटा, वो भोजन को पचाने में मदद करता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो मंड को पचाता है बेटा, जिसे आप स्टार्च भी कहते हैं। उसके बाद ये ग्रसिका होती है यानी कि जिसे आप आहार नाल भी कहते हैं। यह आहार नाल से होता हुआ भोजन जो है वो हमारे आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय जिसे आप पेट कहते हैं। आमाशय में पहुंचने के बाद ये जो हमारा भोजन है बेटा वो आमाशय के रस से यानी कि जो हम कहते हैं पाचक रस, उस पाचक रस से पचता है। पचने के बाद इसके अंदर बहुत सारे अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, जैसे यकृत। यकृत क्या करता है बेटा, यकृत यानी कि लीवर होता है और लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाते हैं यानी पित्त रस बनाता है। पित्त रस क्या काम करता है, वसा को पचाने में मदद करता है और ये जो पित्त रस तैयार करता है इसको पित्ताशय में संग्रहित कर लेता है। जब जरूरत होती है तो पित्ताशय से उस पित्त रस का प्रयोग हो जाता है और शरीर के अंदर में जो उपस्थित वसा है बेटा उसको पचाने में मदद करता है, स्पेशली भोजन में हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अग्नाशय, जिसे आप कहते हैं पेनक्रियाज। इसका काम होता है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन जनरेट करना, सिक्रीट करना बेटा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे भोजन के अंदर विद्यमान जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसको पचाने में मदद करता है, उसको बैलेंस रखता है। हमारे आसपास में आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इन बीमारियों में आजकल बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है बेटा जिसे हम कहते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज़। डायबिटीज़ फैलने की जो वजह है, डायबिटीज़ के होने की जो वजह है वो आमाशय के अंदर नहीं जब उत्पन्न होता है इंसुलिन नाम का पदार्थ तो तब ये हो जाता है। उसके बाद आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत छोटी आंत को कहते हैं, जिसके अंदर भोजन का पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है बेटा। भोजन की पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से शुरू होती है और ये होता हुआ हमारे स्टमक से होता हुआ नीचे तक होता है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि भोजन की सारी प्रक्रिया जो पाचन की है वो क्षुद्रांत तक हो चुकी होती है। कई बच्चों से यह सवाल पूछा जाता है, बताओ कि जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न हो जाती है, क्या क्षुद्रांत में या वृद्रांत में या कहीं और? तो आपको ये ध्यान रखना है, क्षुद्रांत आंसर देना है। क्षुद्रांत हालांकि लंबाई में छोटा होता है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है, लेकिन इसका जो एरिया होता है बेटा वो बड़ा होता है, मोटा होता है ये। वहीं पर वृद्धांत जो होता है ये बड़ा होता है, लगभग 7 मीटर का होता है ये, और इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? शायद मैंने उल्टा बोल दिया, ये मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। क्षुद्रांत जो है बेटा वो पतला होता है लेकिन लंबाई में ज़्यादा बड़ा होता है। वृद्धांत जो होता है वो मोटा होता है और लंबाई में छोटा होता है। मलाशय मल निकालने के काम में आता है। गुदाद्वार होता है जहाँ से मल बाहर आ जाता है। यही विधि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब हम दांतों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लें। दांत जो है हमारे पास बेटा वो कुछ ऐसे 4 हिस्सों में बटे हुए हैं, चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक, कृतनक। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक पैटर्न है। देखो यहाँ पर देखो 6 है, 6 दांत है, 3 बाईं तरफ 3 दाईं तरफ। उसके बाद बेटा ये 4 है, उसके बाद ये 2 है और फिर उसके बाद ये 4 है। तो 6 4 2 4 ऐसे करके आप याद रख सकते हो
6 क्या है हमारे चवर्णक, और 4 क्या होते हैं अग्र चवर्णक, 2 क्या होते हैं बेटा, 2 नहीं कह सकते एक्चुअली, 2 पेयर होते हैं, तो यहाँ पर आप इस हिसाब से कह सकते हैं 2 ही है। यहाँ पर एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और उसके बाद बेटा कृंतक, जो आपके पास दांत होते हैं, ये कुछ ऐसे डिवाइडेड है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, 4 6 और 6 4 और 2 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा कि दूध के दांत क्या होते हैं। दूध के दांत वो दांत होते हैं जो बचपन में हमारे साथ जब हम पैदा होते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल में निकलने लग जाते हैं, कईयों के 2 साल में भी निकलते हैं, और ये लगभग 8 से 10 साल तक जाते जाते सारे टूट जाते हैं और नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। और इन्हें हम दूध के दांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूध पीते वक्त बच्चों के निकलते हैं। उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो पक्के दांत होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेटा लाला रस और मंड के बारे में बात की गई है। लाला रस और मंड जो होते हैं ये आपस में कह सकते हो एक साथ प्रयोग में आ रहे हैं। जैसे कि लाला रस होता है वो मंड को पचाने में मदद करता है। ऐसे बेटा जीभ पर हमारे स्वाद की अलग अलग कह सकते हो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हम स्वाद को डिटेक्ट कर पाते हैं, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं कड़वा, तो ऐसे। उसके बाद आता है मिठाई और दंत क्षय का क्या रिश्ता है। आपको बता दूं, अगर हम मीठा खाते हैं, और आपने सुना होगा ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत में कीड़े लग सकते हैं, दांत खराब हो सकते हैं, ऐसा आप लोगों से कहा जाता है, और कोई गलत बात नहीं है, सच में होता है ऐसा। लेकिन कब बच सकते हो आप? आपका मन कर रहा है मिठाई खाने का, खाओ, लेकिन आप कब बच सकते हो इन सब से? तो बेटा जब आप मिठाई खाते हो या कोई भी चॉकलेट वगैरह खाते हो तो कुल्ला जरूर करें, क्योंकि दांतों में अगर ये चॉकलेट फंस जाता है बेटा तो हमारे दांतों में जीवाणु पैदा होते हैं और वो इन मिठाइयों से बेटा रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और कुछ ऐसा रस तैयार करते हैं जिनसे हमारा दांत अम्लीय हो जाता है और हमारे दांत की जो ऊपरी परत है बेटा वो खराब हो जाती है, जिससे हमारे दांत का दांत खराब होने लग जाते हैं। उसके बाद आता है भोजन नलिका या ग्रसिका। इसका क्या काम होता है? भोजन देखो कैसे आप कह सकते हो कि ये नीचे की तरफ भोजन जब खा लेते हैं हम तो नीचे की तरफ ये उतरता है, और ऐसी घटना याद रखनी है कि भैया ऐसे में नीचे की तरफ जो जाता है, नीचे की तरफ जो धकेलती है बेटा अमाशय, इसमें ये एक ऐसी घटना है जब भोजन के बाद जब आपने वमन किया हो तो इसके कारण विषय में सोचिए, यानी जब आपने उल्टी की हो तब आपने सोचा, देखिए कि आपके भोजन कैसे निकलता है। आमाशय के बारे में अगर हम बात करें तो आमाशय में भोजन पचता है, और ये सारी बातें। यहाँ पर एक कहानी के बारे में बात की गई थी, क्षुद्रांत। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि वृद्धांत और क्षुद्रांत में हमने जाना कि जो क्षुद्रांत होता है वो बड़ी आंत, छोटी आंत होती है लेकिन लंबाई बड़ी होती है, और जो वृद्धांत होता है बेटा वो बड़ी आंत होती है लेकिन लंबाई छोटी होती है। जो रोमंथी जीव होते हैं बेटा, जो घास खाने वाले जीव होते हैं, जिन्हें जुगाल करने वाले जीव कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सब, इनकी जो बेटा छोटी आंत होती है उनकी लंबाई हमारी छोटी आंत से बड़ी होती है, क्योंकि इनको घास पचाना होता है और घास को पचाने के लिए कह सकते हो ज़्यादा लंबा रास्ता चाहिए होता है, क्योंकि इनके घास के अंदर जो उपस्थित बेटा सेल्यूलोज होता है वो हमारा शरीर नहीं पचा सकता। हमारे शरीर में विशेष प्रकार के जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हमारा शरीर जो है वो घास को नहीं पचा सकता, लेकिन रोमंथी जीव जो है वो घास को पचा सकते हैं। उसके बाद आता है दस्त और ओआरएस का घोल। अगर किसी बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो ओआरएस को घोल पिलाया जाता है, क्योंकि दस्त के दौरान बहुत सारा पानी हमारे शरीर से निकल जाता है बेटा, और हमारे शरीर में अगर पानी नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है बेटा वो सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, कभी कभी तो लोगों की मौत तक भी हो जाती है। उसके बाद ऐसा क्या होता है घास के अंदर जो हम नहीं पचा सकते, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सेल्यूलोज नाम का पदार्थ होता है जो कि अपने आप में कार्बोहाइड्रेट का ही संघनित रूप होता है। अमीबा में किस प्रकार से भोजन होता है या अमीबा किस तरीके से पाचन करते हैं, तो बेटा इसका चित्र भी बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है। अमीबा का चित्र बनाओ और समझाओ। तो अमीबा में बेटा हमारी तरह कोई भी पाचन तंत्र नहीं होता, साफ सीधी बात बताऊं मैं आपको। अमीबा में जो है वो पादाब होता है, यानी नकली पैर होता है, कृत्रिम पैर होते हैं। ये भोजन को अपनी तरफ ऐसे करके लेते हैं और अपनी खाद्य धानी तक लेकर जाते हैं। खाद्य धानी उनके शरीर का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर खाद्य रस पाया जाता है, और वो उस भोज्य पदार्थ को बेटा पचाने में मदद करता है। जैसे ही वो भोज्य पदार्थ उसके खाद्य धानी तक पहुँचता है, उसका पाचक रस उसे पचाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर बस क्या था, पाचक रस उसे पचा लेता है। इस प्रकार से ये पाठ है बेटा, जिस पाठ का रिवीजन आप लोगों ने अभी किया। मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, 15 मिनट में ये रिवीजन करा दिया। ऐसे ही आपको बेटा पूरा चैप्टर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, सो दैट आइडिया लग जाए कि चैप्टर में है क्या। अगली वीडियो सून मैं अपलोड करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी वीडियोज आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।